राजेश सर, शुरुआत करें क्या? पहला सबसे बढ़िया कन्विक्शन वाला क्वालिटी स्टॉक जिस पे आप लोग सिस्टमैटिकली पैसे डालने को तैयार बैठे हो या डालना शुरू कर चुके हो? कहा जाए कि हाई कन्विक्शन हो और अगर किसी को भारतीय शेयर बाजार पे भरोसा हो तो मैं समझता हूं कि रिलायंस से बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। रिलायंस जहां की अगर आप देखो तो उनका जो केपेक्स साइकिल है, फिर वो चाहे रिटेल और जियो टेलीकॉम दोनों का हो, वो बहुत पीक पे पहुंच चुका है लगभग। तो इसलिए ऐसा नहीं लगता कि वहाँ केपेक्स और ज्यादा होने वाला है, या छोटे मोटे केपेक्स तो साल दर साल चलते रहेंगे। लेकिन अगर आप देखो तो ओटीसी की डिमांड अच्छी चल रही है, रिलायंस रिटेल एंड जियो ने अच्छी पहुंच बना रखी है। जियो की बात की जाए तो जो आरपीयू चौथी तिमाही में थे, 181 रुपये 70 पैसे के पास आए थे। रिटेल, जहां दूसरे बड़े दिग्गजों के 800-900 स्टोर होते हैं, ये ऐसी कंपनी है जो हर तिमाही में 800 स्टोर जोड़ रही है। इस वक्त मार्च की तिमाही के अंत तक 18,836 स्टोर थे। और टेलीकॉम अपनी जगह से अच्छे तरीके से फैल रहा है, दोनों के डेटाबेस इनके अच्छे हैं। और जब भी, मैं नहीं जानता कब, कभी भी अगर इनका कॉर्पोरेट एक्शन कुछ अनाउंस होता है, इन दोनों कंपनियों के डीमर्ज का, आईपीओ का या कुछ भी, तो एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा। और नहीं भी होता है तो इस कंबाइंड एंटिटी को भी आप महीने दर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश एसआईपी के थ्रू करते रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपको 15-18% का सीएजीआर रिटर्न लंबी अवधि तक मिलता रहेगा। और कोई कॉर्पोरेट एक्शन होता है तो वो एडिशनल हो जाएगा। बिल्कुल सही है, वो कॉर्पोरेट एक्शन वगैरह वो अपनी जगह है। इस समय जहां पे ये स्टॉक खड़ा है, फंडामेंटली साउंड कंपनी है, मजबूत है, इसकी वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंपनीज आपकी स्क्रीन पे है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। अच्छी पेडिग्री हो ना तो हो सकता है आपको थोड़े दिन रुलाए, पेशेंस टेस्ट करे, लेकिन ले दे के कमा के देती है। रिलायंस वो स्टॉक है जो एक दशक तक कुछ नहीं करा था, दायरे में कंसोलिडेट करा था। मेरे ख्याल से वो मोटा मोटी 2000 से 2010 का वो पीरियड, और उसके बाद जब चला तो एक मल्टी बैगर बन के सामने खड़ा हो गया। तो कन्विक्शन रखिए। लेकिन खैर, रिलायंस की सबसे पहले ही चर्चा हो गई गुल्लक में, एसआईपी स्टॉक्स में, तो ऐसा वैसा लगाने का मन बना रहे हो तो किसी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी प्लीज कंसल्ट करिएगा। पहला गुल्लक का स्टॉक आ गया अपने पास, रिलायंस इंडस्ट्रीज। धर्मेश, आपके रडार पे कौन सा सबसे बढ़िया एसआईपी स्टॉक, पहला कौन सा? अब मुझे लगता है सबसे बेहतरीन पिक है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हालांकि ये काफी समय से चल नहीं रहा था, अब आज इसमें थोड़ा ट्रैक्शन देखने को मिला है। ये सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस के सेगमेंट में, देश में अराउंड 58% इसका मार्केट शेयर है। किसी भी नियरेस्ट कॉम्पिटिटर से कंपेयर करें तो 10 गुना बड़ा है। 60% से प्लस इसका आरओई आरओसीई है और 15 के पी मल्टीपल पर मिल रहा है। जहां की प्राइवेट सेक्टर से अगर इसको कंपेयर करो तो किसी का 75%, 70, 80, 100 के आस के पी मल्टीपल पर चल रहे हैं। और ग्रोथ देखिए प्रॉफिटेबिलिटी की तो सबके बराबर प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है। तो मेरा यह मानना है कि आने वाले समय में एक काफी डीप वैल्यू है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी हाई है इसमें। और फाइनली ये भी प्राइवेट सेक्टर प्लेस की तरह रिलेट होगा, जिससे जब इनके टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स जो चल रहे हैं कंपनी के अंदर वो पूरी तरह से कार्यरत हो जाएंगे। तो एसआईपी करते रहे। मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 साल इसको होल्ड करते हैं तो ये डबलर है, यहाँ से उससे भी ज्यादा इसका प्राइस टारगेट आ सकता है। और ऐसे माहौल में जहां मार्जिन ऑफ सेफ्टी हाई चाहिए तो उसके हिसाब से एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, काफी सटीक बैठता है। काफी सटीक बैठता है, कंफर्ट चाहिए, अपने हाथ में अपना रिस्क है। बाजार क्या देगा वो बाजार जाने। रिस्क के लिहाज से मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़िया है, इन लेवल्स पे एंटर करा जा सकता है। और अपन तो इन लेवल्स पे नहीं, अपन सिस्टमैटिकली पैसा डालेंगे। सॉलिड फंडामेंटल्स वाला एक दिग्गज सरकारी काउंटर, देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी आपकी स्क्रीन पे। हालांकि वो स्टॉक है जहां बहुत सारे रिटेल ऑलरेडी इन्वेस्टेड होंगे शायद, क्योंकि आईपीओ के समय बहुत सारे रिटेल घुसे थे और सब इंतजार कर रहे थे कि वापस इशू प्राइस आया, उसके ऊपर भी गया। और धर्मेश कह रहे हैं यहां से भी लंबी अवधि के लिहाज से ये काउंटर, ये दिग्गज इंश्योरेंस कंपनी अट्रैक्टिव दिखती है। दूसरा स्टॉक गुल्लक के एसआईपी आइडियाज में। तीसरा होता साहब, आप लोग का सबसे प्रिफर्ड आइडिया शेर खान में कौन सा? आशीष जी, जो प्रिफर्ड आइडिया है एसआईपी के लिए वो है रियल एस्टेट सेक्टर से डीएलएफ। हम भी जानते हैं कि 10 साल एक डाउन साइकिल में था रियल एस्टेट, 2010 से 2022। अभी ये अप साइकिल शुरू हो गया और कम से कम 8-10 साल मिनिमम रहने वाला है। तो डीएलएफ से बेटर विकल्प कुछ है नहीं अगर रियल एस्टेट में कमाना चाहते हैं। सबसे बड़ी कंपनी है ये। और अगर रियल एस्टेट 5 टाइम्स हो जाएगा पूरा मार्केट साइज बाय 2030, 2031, तो मुझे लगता है डीएलएफ यहाँ से बहुत अच्छा एक सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मेंस देगा। अगर कंपनी की बात करूं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉन्च पाइपलाइन है, ऑलमोस्ट 37 मिलियन स्क्वायर फीट विद रेवेन्यू पोटेंशियल ऑफ ऑलमोस्ट 94,000 करोड़, जो कि 2-3 साल में आने वाले हैं। FY25 में भी तो अगर कंपनी की मैनेजमेंट की मानी जाए तो 11.6 बिलियन स्क्वायर फीट का रेवेन्यू पोटेंशियल, 36,000 करोड़ का आने वाला है। और जो इसका रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है एनसीआर में हाथों हाथ बिक रही है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन लॉन्चेस है। तो मुझे लग रहा है कि विजिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है डीएलएफ की। और यहाँ पे स्टॉक अभी हालांकि एनएवी से प्रीमियम में ट्रेड हो रहा है, लेकिन ये जस्टिफाइबल है क्योंकि एक लॉन्ग अपसाइकल प्ले है रियल एस्टेट का। तो मुझे लग रहा है 2-3 साल में यहाँ से भी डबल से ज्यादा हो सकता है डीएलएफ। तो यहाँ पे एसआईपी एक बहुत अच्छा तरीका है इन्वेस्ट के। बेस्ट आइडिया है। 2023 से अगर किसी पॉकेट ने, सेक्टोरल पॉकेट ने बाजार को सरप्राइज किया अपनी तेजी से, वो है रियल एस्टेट, रियल्टी। डीएलएफ, ये बात सच है, रियल एस्टेट और खासतौर पे एनसीआर हॉट केक्स की तरह वो प्रोजेक्ट सब बिकते चले जा रहे हैं। लॉन्च होते नहीं, हाथों हाथ बिक जाते हैं। एक ही इशू था सबके जहन में कि भाई रियल एस्टेट तो अच्छा दिखा रहा है, क्योंकि स्टॉक्स फ्यूचर को डिस्काउंट कर लेते हैं तो और तेजी आएगी नहीं आएगी, होता साहब कॉन्फिडेंट है।
एसआईपी करिए, आने वाले समय में स्टॉक यहां से भी बहुत तगड़े रिटर्न्स दे सकता है। शायद 3 साल के टाइम होराइजन में डबल होने का दमखम रखता है आज की डेट से। एसआईपी में तो शायद आपको और भी बेहतर भाव मिलते चले जाएंगे स्टॉक में। 3 आ गए, फिर से एक राउंड। राजेश सर, अगला स्टॉक रिलायंस पहला था आपका, दूसरा कौन सा? देखिए, दूसरे भी कहा जाए तो भारत की दिग्गज कंपनी है एचडीएफसी बैंक। अगर आप देखो तो न केवल भारत की बल्कि विश्व की चुनिंदा बड़ी बैंकों में से एक बैंक में गिनती होती है। एसेट क्वालिटी स्टेबल है, रिस्क मैनेजमेंट, क्रेडिट अंडर रेटिंग सब शानदार है। चौथी तिमाही में नेट इंटरेस्ट इनकम 24.5% बढ़ा था। कोर एनआईएम 3.44% का आया था। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो 57% के ऊपर आया था। बॉटम लाइन 37% बढ़ के आई। जो भी इनकी सब्सिडियरीज है, लाइफ, एएमसी, एर्गो, सिक्योरिटी, सब शानदार काम कर रही है। जो इनका बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन हुआ एचडीएफसी के साथ विलय, उसके बाद अगर आप देखो तो बैंक ने कुछ करके नहीं दिया है मार्केट कैप के लिहाज से, चला नहीं है, बल्कि परफॉर्मेंस लगातार वैसे ही बनी हुई है। एक आध क्वार्टर्स में हो सकता है एनआईएम्स में थोड़ा दबाव देखा जाए, बट FY 25 में हमारा ये अनुमान है कि ये बैंक 80,000 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट डिक्लेयर करेगी। आज 80,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट डिक्लेयर करती बैंक, मैं समझता हूँ यहाँ से अपसाइड बहुत बेहतर बनता है। एसआईपी के लिए बहुत उपयुक्त स्टॉक है, इसमें बिल्कुल निवेश करना चाहिए। एसआईपी के रूट से मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि एक बड़ा रिटर्न बैठ जाए, लेकिन 15-18% का सीएजीआर रिटर्न आप मान के चल सकते हैं। सही में कंफर्टिंग वैल्यूएशन इस देश की सबसे दिग्गज बैंक, इस कंपनी के, बैंक तो नहीं कहूंगा, कंपनी के बहुत कंफर्टिंग वैल्यूएशन। एचडीएफसी बैंक क्या प्रीमियम पे ट्रेड करता था और अब अपने पीएस से क्या डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। रीजनेबल रिटर्न्स एक्सपेक्ट करें, हो सकता है अपसाइड भी देखने को मिल जाए, लेकिन एसआईपी के लिए वाकई ब्यूटीफुल स्टॉक आपकी स्क्रीन पे। भरोसा रखें इसकी लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी और जर्नी पे। धर्मेश, हमारा अगला स्टॉक एलआईसी के बाद। अच्छा जी, सेम स्पेस रहेगा, बैंकिंग स्पेस से रहेगा और एसबीआई पे बाई करने की सलाह रहेगी। देखिए, कंपनी तो बहुत उम्दा है, इसके बारे में ज्यादा कहने की जरूरत है नहीं। अगर बट इसको एक कॉन्टेक्स्ट इसका यहाँ पर मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि हमेशा हम लोग पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस से कंपेयर करते हैं। तो एसबीआई का लास्ट 10 ईयर्स का प्रॉफिटेबिलिटी का आप कैगर देखें तो 18% का है और आईसीआईसीआई बैंक का 15-16% का है। तो वहां पर ये उससे अच्छा परफॉर्मेंस करी है। पूरे बैंकिंग क्राइसिस में एसेट क्वालिटी का डिबैकल को झेलते हुए इसका नेट एनपीए 0.57% का है और आईसीआईसीआई बैंक से डायरेक्टली देखें तो 3 गुना बड़ा उससे बैंक है, सबसे बड़ी बैंक है, लार्जेस्ट बैंक है। इनकी कैपिटल एडिक्वेशन रेशियो काफी शार्प है और सबसे इंपॉर्टेंट अहम बात जो भी बैंकिंग क्षेत्र में देखने के लिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है सीडी रेशियो, दैट इज क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। वहां पे एसबीआई का 76% का रेशियो है, जबकि आईसीआईसीआई बैंक 85% है और बाकी बैंक जैसे एचडीएफसी हो गया तो उसका 100 से प्लस है। तो आने वाले समय में ग्रोथ को कैटर करने के लिए सीडी रेशियो का आपका फेवरेबल होना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक जो रीरेटिंग की बात कही जा रही थी हुई नहीं है कंप्लीट, ये भी चलती रहेगी और कंपनी का 17-18% का क्रेडिट ग्रोथ का कंपाउंडिंग भी चलता रहेगा। उस लिहाज से एसबीआई पे बाई करने की सलाह रहेगी और ये भी काफी अच्छा मुझे एक एसआईपी स्टॉक लगता है और आराम से मतलब आप सालाना के हिसाब से आप 15 से 20% का स्टॉक प्राइस का कैगर तो मान ही सकते हैं। उस हिसाब से आप एसआईपी को प्लान आउट करते रहें। एसबीआई एक और बैंक जिस पे दाव लगाने का मन होता। साहब, आपका दूसरा प्रेफर्ड आइडिया कौन सा? जी आशीष जी, मेरा भी बैंकिंग ही रहेगा जिसमें आईसीआईसीआई बैंक है। मुझे लग रहा है कि अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी इंडिया को बनना है, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी फिर बनना है, रियल एस्टेट सेक्टर में ग्रोथ की अपेक्षा कर रहे हैं, कैपेक्स में ग्रोथ की अपेक्षा कर रहे हैं, कंजम्पशन बढ़ने वाला है, तो बिना बैंकिंग सेक्टर के ग्रोथ के ये सब पॉसिबल है ही नहीं। तो उसी हिसाब से मुझे लग रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक जो है सबसे बेहतरीन प्रेडिक्टेबल परफॉर्मेंस क्वार्टर दर क्वार्टर डिलीवर कर रही है। मुझे लग रहा है यहाँ से भी बहुत अच्छा एक सस्टेनेबल कंपाउंडिंग रिटर्न आईसीआईसीआई बैंक डिलीवर कर सकता है। बहुत अच्छे सब्सिडरीज हैं इसके जो परफॉर्मेंस डिलीवरी कर रहे हैं। इसका जो अगर आरओई देखें, एसेट क्वालिटी देखें, कंटीजेंसी बफर देखें, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखें या आरओए देखें, जो कि सबसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो 2% के आसपास है, क्योंकि वो सस्टेनेबल है। और सबसे अच्छी बात है बैंकिंग सेक्टर में अभी ये एक ही पॉकेट है जहां पे अभी भी वैल्यूएशन एक कंफर्ट जोन में है। आईसीआईसीआई अभी भी 2 टाइम्स बुक वैल्यू पे चल रहा है FY 26 में। तो मुझे लग रहा है इससे बेटर रिटर्न हो नहीं सकता बैंकिंग सेक्टर में बाय करने के लिए। एक कंपाउंडिंग स्टोरी के लिए पोर्टफोलियो में लेना ही चाहिए। तो यहाँ पे एसआईपी की सलाह है। भाई साहब, इकोनॉमी पे बेट करना है लंबी अवधि में तो बैंक्स के बिना होगा नहीं पोर्टफोलियो कंप्लीट। 3 दिग्गज बैंक्स एक्सपर्ट्स को पसंद आ रहे हैं, अलग अलग ब्रोकरेजेस के हेड्स को पसंद आ रहे हैं रिसर्च के। 6 हो गए। आइडिया था 9 गुल्लक के पिक्स जाए। चलिए होता साहब, आप शुरुआत करिए। कौन सा स्टॉक इस समय रडार पे? जी, आज का जो थर्ड स्टॉक है वो है गवर्नमेंट के टॉप ऑफ द एजेंडा जो है डिफेंस सेक्टर से। 10 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि इंडिया 21,000 करोड़ प्लस का एक्सपोर्ट करेगा डिफेंस में। आज वो पॉसिबल हो गया है, लेकिन आज भी हम सरफेस ही स्क्रैच कर रहे हैं। बहुत ही रनवे फॉर ग्रोथ बहुत तगड़ा है, अभी आसमान छूना बाकी है। तो उसमें एक स्टॉक में दिमाग में आता है वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जहां पे एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है 94,000 करोड़ का। डबल डिजिट ग्रोथ सस्टेनेबल रहेगा,
5 सालों के लिए। मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है, स्ट्रॉन्ग इसमें जो है ग्रोथ देखने को और विजिबिलिटी है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है मेक इन इंडिया का, और वैल्यूएशन अभी 37 टाइम्स FY26 को तो जस्टिफाई करता है क्योंकि अर्निंग ग्रोथ बहुत ही तगड़ा है। तो यहाँ पे एसआईपी करने की सलाह रहेगी, यहाँ से भी स्टॉक 2-3 सालों में डबल हो सकता है। अभी तो टेक ऑफ करा है, आसमान छूना बाकी है। पसंद आ रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। धर्मेश, आपका अगला एसआईपी पिक। अच्छा जी, रेलवे इंफ्रा से रहेगा, RVNL पर बाई करने की सलाह रहेगी एसआईपी के लिए। मुझे लगता है कि रेलवे में जितना भी ओवरऑल स्ट्रक्चर और जिस तरीके से स्पेंडिंग चालू की थी गवर्नमेंट की कंटिन्यू रहेगी। वैष्णव जी काफी स्ट्रांग पेडिग्री के इंसान है और मुझे लगता है कि वहां पर कोई कटौती होगी नहीं। ऑलरेडी पिछले 5 साल में 40,000 करोड़ से 2,55,000 करोड़ का रेलवे बजट हो गया। 3 लाख करोड़ की आशा इस बजट में ये हो जाना चाहिए और इनका जो ऑर्डर बुक है 85,000 करोड़ का था। मैनेजमेंट का खुद का कहना है कि लाख करोड़ के आसपास जाएंगे। तो कंसिस्टेंट कंपाउंडर है ये, इसमें इन्वेस्ट करते रहें और थोड़े समय तक और बने रहें 3-4 साल के लिए, तो काफी अच्छे रिटर्न बनेंगे। RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड, रखिए रडार पे। बढ़िया कंसिस्टेंट कंपाउंडर आपकी स्क्रीन पे दिखाइए भाई राजेश सर को स्क्रीन पे। लास्ट गुल्लक में डालने वाला स्टॉक राजेश सर आपकी तरफ से कौन सा? आशीष जी, आपकी कमेंट्री में था कहानी की जमीन पे किस्सों की नई पौध। तो अब नई पौध में तो मैं जियो फाइनेंशियल को ही रखूंगा। नई आती कंपनी जिसके पास डेटाबेस ह्यूज है, फिर वो चाहे टेलीकॉम का हो चाहे रिटेल का हो। तीसरी सबसे बड़ी फाइनेंशियल सर्विस कंपनी, कुछ नए स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आएंगे तो वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई नजर आएगी। 6.1% रिलायंस का स्टेक है इसमें। जनरल लाइफ में जा रही है। बड़े नाम जैसे कि कामत साहब, हितेश शेटिया साहब, चरणजीत सिंह अत्रा साहब जुड़े हुए हैं। ब्लैक रॉक के साथ टाई अप हुआ है। सारी कुछ अच्छी है। और शो की पहला स्टॉक रिलायंस से बिलोंग करता था, इसका आज का आखिरी स्टॉक भी रिलायंस इंडस्ट्रीज को ही बिलोंग करता हूँ। मैं समझता हूँ इससे बेहतर स्टॉक हो नहीं सकता भविष्य की किस्सों के लिए। पानी की जमीन पर किस्सों की नई पौध, जियो फाइनेंशियल आपकी स्क्रीन पे। फिर डिस्क्लेमर दे रहा हूं, इस कंपनी के और हमारे प्रमोटर्स सेम है। एक और इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म से जरूर, किसी एक्सपर्ट से जरूर कंसल्ट करिएगा। 9 बढ़िया सी गुल्लक पिक्स अपनी स्क्रीन पे अपने पास आ गई हैं भाई। इन पे आप चाहें तो सिस्टमैटिकली पैसा डालना शुरू करिए। सॉलिड पेडिग्री के काउंटर्स, पहले 3 दिग्गज बैंक, कोई HDFC बैंक, कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कोई ICICI बैंक। कई सारे बेहतरीन सेक्टर लीडर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, DLF और HAL आपकी स्क्रीन पे। साथ साथ कोई जियो फाइनेंशियल्स और RVNL। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ये हैं वो 9 बेहतरीन पिक्स जो इन दिग्गज ब्रोकरेजेस के हेड रिसर्चर्स ने आपको आपके सामने रख दिए।